डियर एस्पिरेंट मनु एकेडमी के पेपर सोल्यूशन सेगमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का 2013 का पेपर है, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उस टाइम पे ये पेपर करवाया था आरपीएससी ने और इस बार ये पेपर करवा रही है RSMSSB। हालांकि ये राजस्थान का पेपर है, बट केवल राजस्थान के एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ के सिलेबस में ऑटोमोबाइल का वेटेज ज़्यादा है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। आज हम 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं। टोटल वहाँ पे 150 क्वेश्चंस हैं, बट इन 50 क्वेश्चंस पे ध्यान मत दो। हम इतना डिस्कशन करेंगे कि आपके 200-250 MCQ वहाँ से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो बस आपको सब्र के साथ दिल दिमाग लगा के यहाँ पे बैठे रहना है। बैकग्राउंड बनाने का मतलब ही इतना होता है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए। और अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। और ये टेलीग्राम चैनल है आपके PDF के लिए, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यही थोड़ा सा दासू क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। होप्स कि आप सभी को वो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होगा। क्या होता है? फॉर द ट्रांसमिट टू द मैक्सिमम पावर इन द बेल्ट ड्राइव, जो मैक्सिमम टेंशन होता है और जो सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है, दोनों में रिलेशन क्या होता है? T मैक्स इक्वल टू होता है 3TC। ठीक है, वेरी सिंपल इज दैट। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इस रिलेशन के हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा 3। अब आप कहोगे याद कैसे रखें? हमको तो भैया, कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है ना, हमको तो चीज़ें याद ही नहीं रहती, मैं तो रट्टू हुई ही नहीं, मैं तो फंडामेंटल पढ़ता हूँ, एग्जाम में जाके डेरिवेशन करता हूँ। तो फिर एक क्वेश्चन आपके 10 क्वेश्चन का लगा देगा। ठीक है, 10 नंबर के बजाय आप 1 नंबर पाओगे। वो भी पाओगे कि नहीं पाओगे इस बात की श्योरिटी नहीं है। तो इस टाइप के स्टैंडर्ड रिजल्ट जो होते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। फिर भी आपकी जिद है कि ना भैया हमको तो डिराइव करके बताओ, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप डिराइव कर लेना। अदरवाइज जैसे आपके 10 क्वेश्चन के लगेंगे वैसे मेरे 10 मिनट के लग जाएंगे इसको डेरिवेशन में। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर को पूछा गया, तो पहले आपको पता होगा कि पावर क्या होता है। पावर इज नथिंग बट, अगर टेंशन की केस में बात करें तो क्या हो जाता है? पावर इज इक्वल टू T मैक्स माइनस T मीन मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब कुछ लोग कहेंगे ये वाला फॉर्मूला तो हमने पढ़ा नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला आता है यहाँ से। P इक्वल टू क्या हो जाएगा? वर्क पर यूनिट टाइम होता है ना, और यहाँ से वर्क को क्या लिख सकते हो? F इंटू डी डिवाइडेड बाई टी लिख सकते हो। और डिस्टेंस बता टाइम क्या होता है? वेलोसिटी के बराबर होता है, तो F इंटू वी हो गया। F क्या है बेल्ट के केस में? बेल्ट और पुली के केस में F क्या होता है भाई? टेंशन ही होता है ना, टेंशन। तो यही टेंशन यहाँ पे लिखा गया है, T मैक्स माइनस T मिनिमम। बहुत सारे बुक में आप T मैक्स की जगह पे T1 देख लोगे, तो ये T1 होता है मैक्सिमम, मतलब टाइट साइड का टेंशन। T2 होता है आपका स्लैग साइड का टेंशन। बट ये तब होता है जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इग्नोर किए होते हैं। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इसमें इंक्लूड करना है, तो सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगा? सेंटर के डायरेक्शन में लगेगा ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो TC इसमें ऐड हो जाएगा। दैट्स मीन हम कह सकते हैं कि अभी जो T मैक्स का यहाँ पे फॉर्मूला होगा वो T1 नहीं आएगा केवल, वो क्या आ जाएगा आपका? T1 प्लस TC आ जाएगा। तो यहाँ पे T मैक्स की जगह पे T1 प्लस TC आ गया। अब T2 की वैल्यू, यहाँ पे इसकी वैल्यू भी आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे? ये रिलेशन भी आपको पता होगा ना, TV बाई T2 e टू द पावर म्यू थीटा। तो यहाँ से आप T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 e टू द पावर माइनस म्यू थीटा। ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो पावर में। T1 को दोनों साइड से कॉमन ले लो और बाकी 1 माइनस e टू पावर को C लिख दो। तो आप P इक्वल टू ये भी लिख सकते हो ना, C इंटू T1 भी लिख सकते हो ना। और यहाँ से T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से T1 की T मैक्स माइनस TC हो जाएगी। तो आप सिंपली ये भी लिख सकते हो ना, P इक्वल टू T मैक्स माइनस TC। और TC इक्वल टू क्या होता है भाई? फॉर्मूला क्या होता है भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का? mv स्क्वायर ना। तो आप देख पाओगे कि किस तरीके से रिलेशन आपको 1 बाई 1 करके फाइंड आउट करना है, फिर वहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। मैक्सिमम मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, उस तरीके से दोनों के बीच में रिलेशन आता है। तो अल्टीमेटली जब आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी T1 इज इक्वल टू 2/3 T मैक्स एंड TC इज इक्वल टू 1/3 T मैक्स। ये आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूला से बेसिकली वही वाला रिलेशन मिल जाएगा ना कि T मैक्स इज इक्वल टू 3TC होता है। ठीक है, वेरी सिंपल इज दैट। होप सो कि आपको मेरे बातों का भरोसा हो गया होगा कि कुछ क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं वो हमको याद रखना चाहिए, रादर देन कि हम फंडामेंटल करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अगेन बहुत धांसू क्वेश्चन है। आप कहोगे यार इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? घबराइए नहीं, आगे सिंपल क्वेश्चंस भी आएंगे। द रिलेशन बिटवीन द पिच P एंड द पिच सर्कल डाया
डी ऑफ द चेन इज गिवन बाय। ध्यान रहे यहाँ पे चेन दिया गया है, गियर दिया गया रहता तो शायद रिलेशन आपका आसान रहता। चेन, ये वाला चेन सॉकेट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये वाले चेन की, तो इसमें रिलेशन होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये भी ध्यान रखना, इसके डेरिवेशन के चक्कर में भी नहीं पड़ना है। डी साइन दैट इज 180 डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पे जो डी होता है ये स्पॉकेट डायमीटर होता है, पी क्या होता है, पिच ऑफ द चेन। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, विच रिलेशन इज इनकरेक्ट फॉर द मॉड्यूल ऑफ द गियर। ये होप्स हो कि आप सभी लोगों को पता होता है। m इज इक्वल टू क्या होता है, m इज इक्वल टू डी बाई जेड। डी इज द डायामीटर, ठीक है, ये डायामीटर होता है। t इज द नंबर ऑफ टीथ, कभी पे d बाई टी लिखा गया रहेगा तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दैट इज द रेफरेंस डायामीटर डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ टीथ, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे एक एक को सेटिस्फाई करके देखते हैं। यहाँ पे m इज इक्वल टू दिया है पिच सर्कल डायमीटर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ, तो ऑप्शन क्या है आपका सही है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि सर्कुलर पिच डिवाइडेड बाई पाई। अब सर्कुलर पिच का फॉर्मूला आपको पता रहेगा तभी पता होगा। सर्कुलर पिच का फॉर्मूला क्या होता है, पाई डी बाई जेड होता है। अब ये कह रहे हैं पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो पाई से डिवाइड कर दीजिए, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी बाई जेड बचा, तो ये भी बिल्कुल सही है। m इज इक्वल टू यही होता है। दूसरा ये कह रहे हैं कि m इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई डायमेट्रल पिच। अब ये डायमेट्रल पिच क्या होता है, तो डायमेट्रल पिच अपोजिट होता है मॉड्यूल के, ठीक है। तो डेफिनेटली जब डायमेट्रल पिच के अपोजिट कर दिए तो ये भी मॉड्यूल हो जाएगा, मतलब 3 सही हैं, तो यही भाई साहब होंगे गलत। अब क्या, सर्कुलर पिच का फॉर्मूला हमने पहले ही देख लिया ऊपर, तो ये सही है, तो ये ऑब्वियसली गलत होगा ही होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगेन सिंपल सा रिलेशन है, आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पे आप ध्यान दो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी वाला रीड कर सकते हो आप। बाकी का एक्सप्लेनेशन मैं तो हिंदी में ही दे रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगा। स्पीड रेशियो को एसआर से दिखाते हैं, क्या बोलते हैं, स्पीड किसकी, ड्राइवर की डिवाइडेड बाई ड्रिवेन। तो डब्ल्यू ड्राइवर हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ड्रिवेन हम लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n1 डिवाइडेड बाई n2 या फिर n लिख सकते हो आप, जितनी भी दिया गया है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। और इसका सीधा अपोजिट हो जाएगा आपका क्या, टीथ, नंबर ऑफ टीथ, तो ये हो जाएगा t2 डिवाइडेड बाई t1। वेरी सिंपली दैट यही होता है ना। एक चीज और आप सभी को पता है कि अगर 2 गियर मेस कर रही हैं, 2 गियर मिल रही हैं आपस में, तो उनका मॉड्यूल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना। मतलब 2 गियर मिल रही हैं तो m1 मस्ट बी इक्वल टू m2, अगर उनका मॉड्यूल m1 m2 है तो ये सेम होना चाहिए। यहां से भी हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं d1 बाई d2, सॉरी d1 बाई t1 ना, m1 क्या होता है, d1 बाई t1 पहली के लिए लिखें और दूसरी के लिख रहे हैं d2 बाई t2, तो एक रिलेशन और मिल जाएगा, मतलब d वाला भी यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है ना। आप लिख सकते हो ना d1 बाई d2 इक्वल टू t1 बाई t2, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देख लो t2 बाई t1 लिखा हुआ है, तो d2 बाई d1 भी, तो ये रिलेशन भी आप ध्यान रखना, मे भी पूछा जा सकता है। ये सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन देयर इज द रिडक्शन इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ओवर द एवरी साइकिल ऑफ द वाइब्रेशन, देन बॉडी इज द सेट टू बी द डैम्प्ड वाइब्रेशन है। डैम्प्ड में क्या होगा, एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती रहेगी तो रिड्यूस होता रहेगा। फ्री में क्या होता है कि एक बार आपने फोर्स लगा के छोड़ दिया, एक बार इनिशियल एक्साइटेशन देके आपने छोड़ दिया, फिर वो क्या कर रहा है, अपनी जो भी वाइब्रेशन है वो कंप्लीट कर रहा है अपने साइकिल को, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्री कहते हैं। फोर्स में क्या होता है कि टाइम के हिसाब से वेरिएशन होता रहता है, उसे हम फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका 3 है, इसे हम डम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगेन ये फिर से डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है, बट सिंपल है। होप्स हो कि आपने कभी ना कभी जिंदगी में इसको ड्राइव किया होगा, और आंसर मुझे लगता है कि सभी को पता होगा। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी है। 2 सॉफ्ट हैं, एक हॉलो सॉफ्ट है, एक सॉलिड सॉफ्ट है। तो जो हॉलो सॉफ्ट है, सॉलिड सॉफ्ट है, उनके डायमीटर का रिलेशन यहाँ पे दिया गया है आपको, और पूछा गया है कि अगर सॉफ्ट ये बेसिकली कैसी सॉफ्ट है, सॉलिड सॉफ्ट है। 2 सॉफ्ट मेड ऑफ द सेम मटेरियल सॉफ्ट, ये इज द सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड सॉफ्ट के लिए कहा गया है कि जो टॉर्क का ट्रांसमिशन है वो T है, तो हॉलो सॉफ्ट सॉलिड सॉफ्ट का रिलेशन आपको बताना है, सिंपल रेशियो आपको बताने हैं, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सॉफ्ट B कितना होगा, तो सिंपल रेशियो ही आपको फाइंड आउट करना है। हम सभी को फॉर्मूला पता है, T बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये सारा ये रिलेशन आप सभी को पता होगा, इन दोनों रिलेशन का हमको यूज कर लेना है। टाउ मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, T बाई जे इंटू आर। यहाँ पे क्या है, टॉर्क है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, और ये क्या है, पोलर मूवमेंट ऑफ
इनर्शिया है, ठीक है। इसके केस में यहाँ पे चूंकि सॉफ्ट है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/2 हो जाएगी। वेरी सिंपल। फॉर्मूला पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप सभी लोगों को पता ही होगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको सिंपली फाइंड आउट करना है रेशियो इनका। रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। तो पहले के लिए 1 ले लेते हैं, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। दूसरे के लिए, दोनों के लिए 2 ले लेते हैं। तो सिंपली डिवाइड कर देते हैं दोनों को ना, या दोनों को इक्वेट कर देते हैं ना। तो T1 डिवाइडेड बाई G1 मल्टीप्लाई R1 इज इक्वल टू TB डिवाइडेड बाई J2, सॉरी B नहीं 2 लिया हमने ना, तो ठीक है, दिस इज R2, ठीक है, वेरी सिंपल। अब ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, वो तो हम मैक्सिमम लेंगे। मैक्सिमम डायमीटर कितना है दोनों का, D है, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वेरी सिंपल। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द सेकेंड शाफ्ट। तो T2 फाइंड आउट करना है। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो J2 डिवाइडेड बाई J1 मल्टीप्लाई T1। T1 की वैल्यू क्या दे रखा है, T दे रखा है। वेरी सिंपल। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T मल्टीप्लाई J2 बाई J1। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, T तो मल्टीप्लाई रहेगा ही, तो T है, सॉरी नॉट T1, T है, आप समझ जाना, ठीक है। J2 की वैल्यू क्या लिखना है भाई, J2 की वैल्यू क्या था, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया π/32, ठीक है। आउटर डायमीटर कितना है, आउटर डायमीटर है D, तो D के पावर 4 माइनस इनर डायमीटर क्या है, इनर डायमीटर की वैल्यू दिया गया ना D/2, तो यहां पे हो जाएगा D/2 के अलग से पावर 4, और ये जो π/32 है सब में मल्टीप्लाई है, डिवाइडेड बाई π/32 जो सॉलिड सॉफ्ट है उसका D के पावर 4, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, ये इसमें भी डिवाइड होगा, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना T2 1 माइनस ये वाला इसमें भी डिवाइड होगा, देखो D⁴ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, D कैंसिल आउट हो जाएगा, वेरी सिंपल। और ये क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा ना, तो दिस इज 1 क्योंकि 2 के पावर 4 है ना भाई, ये 2 के पावर 4 है, तो 1/16, और पूरा के मल्टीप्लाई क्या है, T है, वेरी सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा 15/16 मल्टीप्लाई T। तो अगेन ये देखो डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, आपको ऐसे स्टैंडर्ड आंसर पता होना चाहिए कि जैसे ही देखे टिक मार्क किए आगे गए। जितना टाइम में आप डेरिवेशन करोगे उतने टाइम में 3 to 4 क्वेश्चंस आप दूसरे सॉल्व करोगे। इसीलिए कहा जाता है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन नंबर 7, शॉक ऑब्जर्वर इन द व्हीकल यूज्ड फॉर है। शॉक ऑब्जर्वर का काम क्या होता है भाई, वेरी सिंपल, जो एनर्जी होता है उसको डेसिपेट कर देता है ना, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो काम क्या होगा, हीट के फॉर्म में उसको डेसिपेट करेगा ना, तो डेसिपेट द शॉक एनर्जी। जो भी शॉक एनर्जी आपके व्हीकल में आती है, मतलब कहीं बम पाया, उस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, हीट के फॉर्म में डेसिपेट कर देगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस तरीके से शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं, 4 व्हीलर में भी लगे होते हैं। वेरी सिंपल, क्यों लगे होते हैं, क्योंकि आपके कंफर्ट को बढ़ा देते हैं, राइडिंग कंफर्ट को बढ़ा देते हैं। जो एनर्जी आती है वहां पे शॉक वाली, ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, आपके ऊपर नहीं आने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, स्प्रिंग इंडेक्स ऑफ द कॉइल स्प्रिंग इज। स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी एक स्प्रिंग है, तो ये आपका हो गया कॉइल डायमीटर ना, यहाँ से, सॉरी ये लाइन में सीधा नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, ये वाली जो लाइन है ना इसे हम कहते हैं कॉइल डायमीटर, और ये वायर डायमीटर तो आपको दिख रहा है। तो मान लीजिए वायर डायमीटर स्मॉल d है, कॉइल डायमीटर कैपिटल D है, तो क्या हो जाएगा D/D होता है ना। तो वेरी सिंपल इज दैट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, रेशियो ऑफ द कॉइल डायमीटर टू वायर डायमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज बेस्ड ऑन द पास्कल लॉ। बहुत ही सिंपल है, ब्रेक आपके पास्कल लॉ पे बेस्ड होता है ना, कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे एक बड़ा सिलेंडर लगा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सिलेंडर लगा हुआ है, आप थोड़ी सी एनर्जी डालते हो यहाँ पे जाके सिलेंडर की एरिया क्या हो गई, कम हो गई, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, P/A होता है। अब एरिया यहाँ पे सिलेंडर की कम हो गई, तो यही प्रेशर जो आपने यहाँ पे लगाया है यहाँ पे काफी ज्यादा हो जाता है, तो ये क्या करता है, ब्रेक अप्लाई कर देता है। अब पास्कल लॉ कहां से आ गया, पास्कल लॉ कहता है कि जितना प्रेशर आपने ये लगाया है, फ्लूइड जो होगा बिना लॉस किए उसको दूसरे पॉइंट पे ट्रांसमिट कर देगा। वेरी सिंपल इज दैट। तो ये कुछ प्रोसेस होता है आपका एक्सपेंडेबल ब्रेक में, कुछ इस तरीके से होता है। तो होप सो आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन यहाँ पे है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 10, बर्नौली थियरम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कौन से लॉ कंजर्वेशन पे बेस्ड होती है भाई, एनर्जी कंजर्वेशन पे। अब इसमें भी डाउट है क्या, नहीं डाउट है ना, वेरी सिंपल इज दैट। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। और यहां पे बर्नौली का आपको इक्वेशन नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, इन सेंट्रीफ्यूगल पंप Q इज द डिस्चार्ज, H इज द हेड, N इज द स्पीड, देन द स्पेसिफिक स्पीड। अगेन
ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, वेरी सिंपल इज दैट। ठीक है, यहां पे n क्या है, n होता है रिवोल्यूशन पर मिनट, q क्या होता है डिस्चार्ज होता है, h क्या होता है हेड होता है, और ns, ठीक है, ns क्या होता है, दैट इज द डायमेंशनलेस रेटिंग ऑफ द पंप डिस्चार्ज परफॉर्मेंस। ठीक है, पंप के डिस्चार्ज का परफॉर्मेंस बताता है। तो ऑप्शन कौन सा है यहां पे आपका 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप देयर आर, भाई डबल एक्टिंग है, आगे जाएगा तो भी पानी बाहर, पीछे आएगा तो भी पानी बाहर। आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का, कि वो कंटिन्यूअस डिलीवरी नहीं देता है। इसीलिए हमने क्या किया, डबल एक्टिंग बना दिया कि चलो भैया कोई बात नहीं, ये इधर जा रहा होगा तो यहां डिलीवरी आ रही होगी और यहां से सक्शन हो रहा होगा, जैसे ये पीछे आएगा यहां से डिलीवरी हो रही होगी, यहां से सक्शन हो रहा होगा। वाह वाह, क्या जुगाड़ लगाया, नहीं मस्त लॉजिक लगा दिया भाई, किसी ने दिमाग लगाया होगा, पहला बना होगा तो डबल एक्टिंग बनाने के लिए नहीं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, 2 सक्शन वाल्व होते हैं एंड 2 डिलीवरी वाल्व होते हैं। कई बार ये भी पूछता है ना कि ये जो आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप है इसका यूज कहां पे होता है, तो जहां पे आपको हाई प्रेशर चाहिए, लो डिस्चार्ज चाहिए, जहां पे प्रेशर ज्यादा जनरेट करना, मान लो नीचे से पानी निकालना है राजस्थान में, आ ही नहीं रहा है, तो कौन सा यूज करेंगे, यही वाला यूज करेंगे। कहीं पे मड ज्यादा है, सीमेंट फ्लो कराना है, मतलब जहां पे इन शॉर्ट ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। यूज तो कर लोगे बट मेंटेनेंस कॉस्ट हो जाएगी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स हैं जो कि घिस जाते हैं, तो कई सारे डिसएडवांटेज भी हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज 0। रिवर्सिबल है तो फिर 0 होगा, एंट्रोपी चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, सेकेंड हो जाएगा। थर्मो मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा सिस्टम कैसा होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम, हीट ट्रांसफर भले हो बट टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए भाई, फ्रिक्शनलेस चीजें होनी चाहिए। और केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है भाई। केमिकल को तो चलो एडजस्ट कर लेते हैं बट फ्रिक्शन नहीं हो और हीट ट्रांसफर भी हो जाए, टेम्परेचर डिफरेंस भी नहीं हो, क्या गजब की बात है। इसीलिए कोई प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता है। ऑप्शन क्या है आपका, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14 है, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। तो ये कई टाइप के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, मैं सारा बता दूंगा आपको। ऑप्शन क्या है आप सभी को पता चली गया होगा, दैट इज 8.314 किलो जूल पर केजी मोल केल्विन। ठीक है, और भी इसकी यूनिट हो सकती है। कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप इजिली फाइंड आउट कर लोगे। आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, पीबी बाई एनटी, यही लिख सकते हैं। पी क्या है भाई, फोर्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं फोर्स बाई एरिया। एरिया को एल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं। और इसको क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई एन को क्या लिख सकते हैं भाई, अमाउंट ऑफ, अमाउंट लिख सकते हैं ना, मोल है ना, नंबर ऑफ मोल है। ठीक है, तो इसको चलो अमाउंट में लिख देते हैं। मल्टीप्लाइड टेम्परेचर तो रहेगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, अमाउंट मल्टीप्लाई टेम्परेचर। तो ये क्या बन गया, फोर्स इंटू डिस्टेंस, वर्क बन गया। अब वर्क की यूनिट तो सबको पता होना चाहिए यार, अब ये भी नहीं पता रहेगी तो कैसे होगा। वर्क की यूनिट जूल होती है ना, तो किलो जूल लिखा हुआ है, वेरी सिंपल। वैल्यू आपको याद रखना है। तो कई बार कई सारी चीजों में वैल्यू दिया गया रहता है ना, मोल में भी दे देता है, जूल में भी दे देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ऑप्शन कौन सा है आपका यहाँ पे, ए है। एक रिलेशन और आप लोगों से यहाँ पे पूछता है, दैट इज मेयर्स फॉर्मूला। वो क्या होता है भाई, वो Cp माइनस CV इक्वल टू R होता है। ये क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी को डिवाइड कर देते हैं तो Cp बाई CV ये बन जाता है गामा, और ये बन जाता है 1, तो गामा माइनस 1 इक्वल टू R। ये सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फर्स्ट टाइप ऑफ परपेचुअल मोशन मशीन इज वन विच। परपेचुअल मोशन मशीन सभी को पता है ना, वर्क विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब आप वर्क प्रोड्यूस कर रहे हो। मान लीजिए यहाँ पे हमने बना दिया एक परपेचुअल मोशन मशीन, हमने एक ऐसा मशीन बना दिया जिसको हीट देना ही नहीं है और यहाँ पे फटाफट वर्क निकल रहा है। भाई ऐसी मशीन बन सकती है क्या कि बिना इनपुट के आउटपुट मिल रहा है, बन ही नहीं सकती ना। तो इसी को कहते हैं परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड। किस लॉ को वायलेट करती है भाई, किस लॉ को, एनर्जी कंजर्वेशन वाले लॉ को ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक
कहते हैं भैया एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, बट ये मशीन तो आपने बना दिया जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि ले ही नहीं रही है, इसीलिए फर्स्ट लॉ को वायलेट करती है। सेकेंड, परपेचुअल मशीन ऑफ सेकेंड काइंड, वो किसको वायलेट करती है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक को। कैसे वायलेट करती है? वो कहते हैं भैया कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 100% हो जाएगी। कोई इंजन बनाए, यहां से हीट इनपुट आ रहा है और इधर से वर्क जा रहा है। सेकेंड लॉ कहता है नहीं जी, ये भी पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ हीट तो आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर कोई मशीन बना दिया आपने जहां पे रिजेक्शन हो ही नहीं रहा है, मतलब Q2 इक्वल टू 0 है, तो उसे हम कहेंगे परपेचुअल मोशन मशीन सेकेंड काइंड। कौन से स्टेटमेंट को वायलेट करता है? केल्विन स्टेटमेंट को वायलेट करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिफाइन। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किसको डिफाइन करता है भाई? एंट्रोपी को। वहीं से फंडा आया कि हमारे सिस्टम में एंट्रोपी भी होती है, मतलब जो एनर्जी लॉस होता है वो किसके वजह से होता है, कहाँ जाता है? फ्रिक्शन की वजह से होता है ना, उसी की वजह से एंट्रोपी भी होती है। थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो उसके वजह से होता है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? थर्मोडायनेमिक जो इक्विलिब्रियम सिस्टम में नहीं आता है, इरिवर्सिबल हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे लॉसेस आते हैं। जो सिस्टम जितना ज्यादा रिवर्सिबल होगा उसमें लॉसेस उतना कम होंगे, उसकी एफिशिएंसी उतना ज्यादा होगी। वेरी सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ कार्नोट साइकिल कंसिस्ट। कार्नोट साइकिल में क्या होता है भाई? बहुत आसान क्वेश्चन। सेकेंड ऑप्शन, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। सभी लोगों को पता होना चाहिए। 2 आइसोथर्मल हैं, 2 एडियाबैटिक हैं। एक बहुत फास्ट है, मतलब एडियाबैटिक बहुत फास्ट है, आइसोथर्मल बहुत स्लो है, इसीलिए कार्नोट साइकिल पॉसिबल भी नहीं है। कई बार ये भी आपसे पूछा जाता है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब फास्ट स्लो क्यों है भाई? क्योंकि एडियाबैटिक मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए सिस्टम टू सराउंडिंग, सराउंडिंग टू सिस्टम। ये कब पॉसिबल है? क्यों? बहुत अच्छा इंसुलेशन लगा दो या हमारे प्रोसेस को बहुत तेज कर दो। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या भाई? बहुत स्लो करो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत स्लो करो, बहुत इनफाइनाइट स्लो कर दो कि वहां पे टेम्परेचर ग्रेडियंट ना क्रिएट हो, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको इंटरमीडिएट प्रेशर फाइंड आउट करना है। तो P2 इक्वल टू क्या होता है? अब इसका भी डेरिवेशन आपको याद होना चाहिए। P2 इक्वल टू हो जाता है P1 P3, ठीक है। तो P1 की वैल्यू दिया गया है आपको 1 और P3 की वैल्यू 36 दिया गया है, मतलब 36, तो √36 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 6 बार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3। क्वेश्चन नंबर 19 है, द कंफर्ट कंडीशन इज एयर कंडीशनिंग आर। क्या कंफर्ट कंडीशंस होती है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? तो होता है टेम्परेचर आपके किसके किसके बीच में होना चाहिए? 22 डिग्री से लेकर 27 डिग्री के बीच में। किसके कंफर्ट की बात कर रहे हैं भाई? इंसान के कंफर्ट की बात कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए? 40% से लेकर 60% की ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि अगर इससे ज्यादा ह्यूमिडिटी हो गई तो क्या रिएक्शन होगा आपके बॉडी पे। एयर ब्लो कितना होना चाहिए? एयर ब्लो 1 किलोमीटर से लेके 6-7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो आप कंफर्टेबल फील करोगे। तूफान आ गया तो कहां से करोगे? प्रेशर कितना होना चाहिए भाई? प्रेशर 0.9 बार से लेके 1.1 बार के आसपास रहेगा, तो आप कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि ये आपके सराउंडिंग के आसपास का है। जैसे प्लेन में कम हो जाता है तो लोगों को लगता है कि उल्टी होगी, नाक से ब्लड आ जाता है, तो कम भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, दोनों तरीके से आपको नुकसान पहुंचेगा, ठीक है। तो ये कंफर्ट कंडीशन होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? 2 हो जाएगा ना, 22 डिग्री एंड डीबीटी इज आपका हो जाएगा, सॉरी आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.5 किलोवाट। मैंने कहा था आगे बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे। अब होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास 1 टन का आइस का क्यूब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 24 आवर में मेल्ट होने में जितना हीट वो एब्जॉर्ब करता है भाई, मेल्ट होगा, ठंडा है, गर्म होगा, तो हीट एब्जॉर्ब करेगा। मतलब हीट एब्जॉर्ब इन द सेंस कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, लेटेंट हीट वहां से निकलेगी ना, तो वो जो लेटेंट हीट निकलती है ना, उसी को हम कहते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। बट जब इसका मेजरमेंट हो रहा था तो वो पहले से कुछ पिघल गया था ना, तो 1 स्मॉल टन उसको कहने लगे, बट उन सारी डिटेल में नहीं जाना है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके इक्वल टू होता है? 210 किलो जूल की एनर्जी पर मिनट में निकालनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम ऐसे बात करें, ये किसके इक्वल टू हो जाता है, तो फाइंड आउट कर लो, 3.5 किलो वाट के हो जाता है। जूल पर सेकंड की हम बात करने लगे तो अब एक जो आदमी होता है ना, एक आदमी, आप ये समझ लो रेडिएशन की बात करें तो 120 से 150 वाट का रेडिएशन वो करता है। तो इस तरीके से आप 1 टन की एसी लेके जाते हो, और ऐसा तो नहीं बस आपका रेडिएशन वहां पे आ रहा है, बाहर से हीट भी आ रही है, बाहर का टेम्परेचर भी है, गर्मियों का टाइम है, तो उन सब रिमूव करने में एक आदमी, मतलब एक एसी 1 टन एसी 4 to 5 आदमी को कंफर्ट फील करा सकती है। स्पेस पे भी डिपेंड करता है कि कूलिंग स्पेस कितना बड़ा है। खैर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंजन द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व आर फिटेड इन द सिलेंडर हेड। तो वो होता है किस टाइप का दिखता है यार, आई टाइप का दिखता है ना। देखो ये किस टाइप का दिख रहा है भाई, आई ऐसे ही तो होती है यार, क्या प्रॉब्लम वाली बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा गलत है। तो पहला है, इन टू स्ट्रोक इंजन द वर्किंग साइकिल इज कंप्लीट इन वन रिवोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, एक रिवोल्यूशन में हमारा चारों स्ट्रोक हो जाता है। अब कुछ लोगों से पूछ लो कि चारों स्ट्रोक कैसे होता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब अप स्ट्रोक लग रहा होता है इग्निशन एंड कंप्रेशन हो जाता है, जब डाउन स्ट्रोक लग रहा होता है तो पावर एंड एग्जॉस्ट हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है, थर्मल इफिशियंसी ऑफ द टू स्ट्रोक इंजन इज लेस फॉर द फोर स्ट्रोक इंजन। बिल्कुल सही बात है, टू स्ट्रोक इंजन में लॉसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि पोर्ट सेम टाइम पे ओपन होते हैं, कुछ चार्ज बिना बर्न हुए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, देयर आर द पोर्ट इन द टू स्ट्रोक इंजन। बिल्कुल सही बात है, वहां पे वॉल्व होता है, यहाँ पे पोर्ट होता है। तो टू स्ट्रोक इंजन को आप बाहर से देख के पहचान सकते हो क्योंकि वहां पे पोर्ट दिखेगा, फोर स्ट्रोक में ऊपर वॉल्व दिखेगा। ठीक है, हेड पे। फोर्थ है, थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन इज लेस देन द पेट्रोल इंजन। बिल्कुल गलत बात है, थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल इंजन इज हायर देन द पेट्रोल इंजन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दो तीन चीजें हैं। पहला तो हाई मीन टेम्परेचर पे हीट एडिशन होता है तो थर्मोडायनामिक सेकेंड लॉ लग जाता है। वो कहते हैं हाई टेम्परेचर पे हीट रहेगी तो उसकी क्वालिटी बढ़िया रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो एनर्जी डेंसिटी होती है डीजल की वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू पेट्रोल। कैलोरीफिक वैल्यू की बात करो पर लीटर, तो वहां पे जो डीजल की होती है ना वो काफी ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू पेट्रोल। 36 होती है डीजल की, 33 होती है पेट्रोल की। वही केजी में बात करोगे तो पेट्रोल की ज्यादा हो जाती है डीजल के कंपैरिजन में। खैर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है केजी के केस में, बस लीटर की बात करोगे तो ज्यादा होता है डीजल का। तो इस वजह से एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। सेम अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न करके ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन खैर यहां पे है डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन फोर स्ट्रोक इंजन द स्पीड ऑफ द इंजन इज एन, द स्पीड ऑफ द कैमशाफ्ट इज एन बाई 2। अब कहोगे ऐसा क्यों भाई, देखो फोर स्ट्रोक है, 2 ही बार वॉल्व ओपन करना है। कैमशाफ्ट यूज क्यों किया जाता है भाई, जो आपका इनलेट आउटलेट वॉल्व है उसको ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो 2 स्ट्रोक में एक बार ओपन होना है तो ऑब्वियसली स्पीड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और यहां पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, कुछ इस तरीके से कैमशाफ्ट आपकी घूमती रहती है। आगे मैं डिटेल में डायग्राम दिखाऊंगा। इस तरीके से ये दबता रहता है, ये उठता रहता है, ये दबता रहता है, ये उठता रहता है, ये दबता है, ये उठता है, इस तरीके से चलता रहता है। इसी तरीके से देखोगे ना यहाँ पे वोवेल टाइप की शेप है, इसीलिए बनाया गया है इसका वोवेल टाइप की शेप। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछ लिए हैं आपसे। पहला रीड कर लीजिए, फ्लाईव्हील इन द फोर स्ट्रोक इंजन लाइटर एज कंपेयर टू द टू स्ट्रोक इंजन फॉर द सेम पावर। क्या फाइंड आउट करना है आपको, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहला सही है कि गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो फ्लाईव्हील का काम क्या होता है, जिन स्ट्रोक में एनर्जी नहीं है उनको एनर्जी देना। तो फोर स्ट्रोक इंजन में भाई 3 स्ट्रोक के पास एनर्जी नहीं है, उनको एनर्जी कहां से आती है, फ्लाईव्हील से आती है। यहाँ पे जो आपका 2 स्ट्रोक है उसमें हर साइकिल में आपको पावर मिलता है। तो किसमें फ्लाईव्हील बड़ी चाहिए, आपको 4 स्ट्रोक में बड़ी चाहिए। तो पहला ऑप्शन ही आपका गलत है, करेक्ट फाइंड आउट करना है। फ्लाईव्हील ऑफ द मल्टी सिलेंडर इंजन इज हैवियर एज कंपेयर दैट द सिंगल सिलेंडर इंजन। अगेन सेम बात है, देखो मल्टी सिलेंडर इंजन में एक से ज्यादा सिलेंडर है, कोई ना कोई बर्न हो रहा होगा। 1 5 3 6 2 4 ये फायरिंग ऑर्डर तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो वहां पे पावर कंटिन्यूअसली आता रहता है। जब पावर कंटिन्यूअसली आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो फिर काहे की फ्लाईव्हील चाहिए भाई। जिसमें सिंगल सिलेंडर है उसमें एक ही पावर आएगा तो उसमें फ्लाईव्हील चाहिए ना, क्योंकि दोबारा जरूरत पड़ेगी ना हमको एनर्जी की। तो टिम्पल इज दैट, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, मतलब बोथ ऑप्शन आर इनकरेक्ट, या फिर आप उसे फॉल्स कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग। इसमें से कौन सा पिस्टन रिंग का फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका 4। देखो, टू असिस्ट द कूलिंग ऑफ सिलेंडर लाइनर। भैया सिलेंडर लाइनर पिस्टन कहाँ पे, पिस्टन रिंग यहाँ पे लगी होती है, ठीक है। इधर ब्लॉक्स होते हैं, यहाँ पे आपका सिलेंडर लाइनर हम इंसर्ट कर देते हैं। अब ये मूव कर रहा है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कांटेक्ट में आ रहा है फ्रिक्शन लाइनर में, और हर पॉइंट पे फ्रिक्शन लाइनर के अलग अलग जगह पे तो कितना हीट ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, हीट ट्रांसफर में हेल्प करते हैं ये, बट ये पिस्टन के करते हैं, ठीक है, लाइनर के नहीं करते हैं। तो असिस्ट द कूलिंग ऑफ द पिस्टन बिल्कुल सही बात है। कंट्रोल द लुब्रिकेशन, ये सारे बातें सही हैं। यहाँ पे आपसे पूछा क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन, तो फंक्शन ये वाला नहीं है, तो 4 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
यहाँ पे आपको दूसरा डायग्राम भी दिख रहा होगा ना, ये आपका जो पिस्टन वाला होल है, ये ब्लॉक है, इसमें लाइनर को हम इंसर्ट कर देते हैं। आगे मैं लाइनर का जो आपको है पिस्टन लाइनर, उसका डायग्राम भी दिखा दूंगा, आगे है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फंक्शन ऑफ डिफ्लेक्टर इन द पिस्टन ऑफ 2 स्ट्रोक इंजन। डिफ्लेक्टर का काम क्या होता है? डिफ्लेक्टर यहां से कुछ इस तरीके से नजर आता है ना, इस तरीके से ये डिफ्लेक्टर है ना, इसका काम क्या होता है? तो भाई ये आसानी से थोड़ा सा एग्जॉस्ट करने में मतलब हेल्प करता है ना, कि गैसेज आपके क्या करें, बाहर निकल जाएं। तो टू डिफ्लेक्ट द फ्रेश चार्ज टुवर्ड द टॉप एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस, बिल्कुल सही बात है, टॉप पे ये फोर्स करता है। देखो ये इधर से फोर्स करेगा, अगर मान लो इधर से फोर्स कर देते तो इधर आके ब्लॉक लगा देता, तो जो एग्जॉस्ट गैस इधर वाली है वो जा नहीं सकती। अब ये इधर से फोर्स कर रहा है तो इधर से ऊपर बढ़ेगा, तो एग्जॉस्ट गैस इधर से आराम से निकल जाएंगी बाहर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेकेंड है आपका टू फोर्स आउट द बर्न गैसेस टुवर्ड द एग्जॉस्ट, ये भी बात सही है। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द पिस्टन टॉप, एज सच इसको स्ट्रेंथ की वजह से नहीं लगाया जा सकता है, बट बाई इफेक्ट हम थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि अगर कहीं पे एडिशनल मटेरियल कुछ लगा होगा तो थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ में वेरिएशन हो जाएगा, बट पर्पज उसका वो नहीं होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ऑप्शन आपका ये सही है, फर्स्ट एंड सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गवर्निंग मेथड इज यूज फॉर पेट्रोल इंजन। तो पेट्रोल इंजन के लिए हम यूज करते हैं क्वांटिटी वाले और डीजल के लिए यूज करते हैं क्वालिटी वाले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, तो इसको आप ध्यान ही रख लेना। तो यहां पे हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 कि क्वांटिटी गवर्निंग करते हैं ना बेसिकली, और डीजल में हम क्वालिटी गवर्निंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, वॉल्व ओवरलैप हैपन, कहां पे वॉल्व का ओवरलैप हो जाता है? तो अगेन ऑप्शन इज 3, पार्शली बिफोर द टीडीसी एंड पार्शली आफ्टर द टीडीसी। कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखो, ये भाई साहब यहाँ से ओपन होके यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं, ये भाई साहब पहले ही ओपन हो गए। कब होना चाहिए था? इनके क्लोज होने के बाद ओपन होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा स्ट्रोक में टाइम ज़्यादा मिले, चार्ज ज़्यादा ले पाए, हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी हमारी बढ़ पाए, इस वजह से पहले हमको ओपन करना पड़ता है। वेरी सिंपल इज दैट। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29, बाय अप्लाइंग द चोक। बाइक में आप चोक लगा देते हो, देखते होगे वो ऑयल टपकने लगता है। चोक करता क्या है? आपके एयर सप्लाई को रोक देता है, ठीक है। तो मिक्सचर को क्या करेगा? रिच करेगा या लीन करेगा? भाई एयर सप्लाई घटा दिए, ऑयल सप्लाई है, तो मिक्सचर क्या हो जाएगा? रिच हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है, द वाटर पंप जनरली एम्प्लॉयड टू द कूलिंग ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल पंप। यूज करते हैं इसका ना, क्योंकि आसान होता है इसका यूज। कुछ इस तरीके से आपका वाटर पंप दिखता है। तो वाटर पंप किससे ड्राइव होता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया है। तो वाटर पंप बेसिकली कनेक्ट होता है बेल्ट के थ्रू आपके क्रैंक शाफ्ट से। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि किस तरीके से इसको हम ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन मोटरसाइकिल फिटेड विथ 4 स्ट्रोक इंजन मैकेनिज्म इज यूज टू ऑपरेट द वॉल्व। जो हमारा वॉल्व होता है, वॉल्व मतलब कौन ऑपरेट कर रहा होगा? ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, कैम शाफ्ट ना। कैम शाफ्ट इसमें किससे चलती है? इसमें चलती है भैया चेन से। कार में किसमें चलती है? बेल्ट से चलती है। ये डायग्राम देखो, आपको समझ में आएगी बातें। ये आपका बेसिकली ये देखो चेन दिख रहा है ना, ये सॉकेट दिख रहा है ना, इस पे चेन लगा देते हैं। यहाँ पे देखो ये रोटेट होता रहता है और वॉल्व को ऑपरेट करता रहता है, ठीक है। यही अगर आपकी कार है तो ये कैसे कनेक्टेड होता है? ये कनेक्टेड देखो, कैम शाफ्ट है और ये नीचे ये वाली जो लाइन है, ये कैम शाफ्ट वाली लाइन है, ये देखो दिख रही है, और ये इससे कनेक्ट हो जाते हैं बेल्ट से, और ये इसको ऑपरेट करते रहते हैं। इनकी स्पीड होती है n, तो इनकी होती है n/2 4 स्ट्रोक इंजन में। भाई इसी पहले तो डिस्कस कर रहे थे। आगे सीरीज भी पूछेगा कि कौन किसको ऑपरेट करता है, तो ध्यान रख लेना। इसके बाद ये कैम शाफ्ट है, फिर होता है ट्रपलेट, फिर होता है पुश रॉड, फिर होता है रॉकर आर्म्स, और यहां से ये अपने इसको पुश करते रहते हैं जब जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, आसान आसान क्वेश्चन हैं ये, अगर आपने एक बार पढ़ा है। और मेरी मैराथन सीरीज अगर आपने देखा है तो मुझे लगता है कि ये सारे क्वेश्चन पहले से डिस्कस्ड हैं उसमें, और इससे ज्यादा डिटेल में डिस्कस्ड हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? तो क्रैंक गियर, फिर होती है कैम गियर, फिर टैपलेट, फिर पुश रॉड, फिर रॉकर। अभी तो दिखाया ना यार, इससे पहले वाला देखो ना, क्रैंक पहले चलेगा, फिर ये चलेगी, फिर टैपल, पुश आर्म, ठीक है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन इंडिविजुअल पंप
फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम डीजल इंजन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूल फीड पंप। फ्यूल फीड पंप का क्या काम होता है? तो ये बेचारा क्या करता है, टैंक से बेसिकली फ्यूल को लेता है, फ्यूल फीड पंप उसको कहां पे भेजता है, फिल्टर से होते हुए इंजेक्शन पंप में भेज देता है। इंजेक्शन पंप क्या करता है, उसका प्रेशर बढ़ा देता है जितना रिक्वायर्ड है, जिस टाइप का इंजन है, मतलब काफी हो जाता है ना, 100 से लेके 200 बार 1000 बार तक पहुंचा देते हैं ना, 1200-1300 बार पहुंचा देते हैं, जितना चाहिए उतना पहुंचा देते हैं, डिपेंड अपॉन द कितना बड़ा इंजन है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होता है, सिंपल वाला आप देख पाओगे। ये आपका टैंक है, यहाँ पे हम पंप लगा देते हैं। ये कौन सा पंप है, फ्यूल फीड पंप है, इसे हम कहते हैं। ठीक है, फिल्टर में भेजे भाई साहब, फिर इंजेक्शन पंप में भेज दिए, प्रेशर बढ़ा के इंजेक्ट कर दिए। अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड एयर है, वहां पे फ्यूल आपका पेनिट्रेट हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम सिलेंडर ब्लॉक इंजन रिक्वायर्ड, किस टाइप के लाइनर की रिक्वायरमेंट होती है? तो यहाँ पे लाइनर की रिक्वायरमेंट होती है, कास्ट आयरन का जनरली लाइनर हम यूज करते हैं। देखो क्यों यूज करते हैं, अब इसको इस तरीके से आप समझो, ये है आपका लाइनर बेसिकली, और इसको इस तरीके से हम यहाँ पे घुसा देते हैं। ये ब्लॉक है आपका और ये लाइनर हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब लाइनर खराब होगा, आसानी से इसको हटा के बदल दोगे आप ना। अगर मान लीजिए लाइनर आपने नहीं लगाया, इसको इंटीग्रल पार्ट बना दिया, तो लाइनर तो घिसेगा ना, क्योंकि जो आपका पिस्टन है यहाँ पे अप एंड डाउन हो रहा है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। ठीक है, तो आपको पूरा ब्लॉक ही चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस्टली होता है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो ये ब्लॉक बनाया आपने एल्यूमिनियम का, अब एल्यूमिनियम तो यार सॉफ्ट मटेरियल है, वो तो उसको तो घिसने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा हार्ड मटेरियल का आप यहाँ पे लाइनर यूज कर लेते हो कि आपके इंजन की लाइफ बढ़ जाती है, तो हम किसका यूज करते हैं, कास्ट आयरन का यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, फायरिंग ऑर्डर इन द 6 सिलेंडर इन लाइन इंजन। फायरिंग ऑर्डर क्या होता है, अब जैसे ये सिलेंडर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो पहले हम फायर करते हैं 1 को, फिर फायर कर देते हैं हम 5 को, फिर फायर कर देते हैं हम 3 को, फिर फायर कर देते हैं हम 6 को, फिर फायर कर देते हैं हम 2 को, फिर फायर कर देते हैं हम 4 को। कुछ इस तरीके से फायरिंग करते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा ना, यार एक साइड से फायर कर दो यार, क्यों बवाल करना, पहले यहां कूदो फिर यहां कूदो। देखो ध्यान रखना होता है आपको भाई कि ये इनलाइंड है, और आपको जो बैलेंसिंग है ना, ऑप्टिमम बैलेंसिंग रखना है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी बैलेंसिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा वो मेंटेन करना होता है। अब चूंकि यहाँ पे फायरिंग होगी, पावर प्रोड्यूस होगा, एनर्जी आएगी, ये अनबैलेंस क्रिएट करेगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम। जैसे इसका काम खत्म हुआ, हम यहाँ पे फायरिंग कर देंगे कि भाई चलो बैलेंस कर लो एक दूसरे को। फिर जैसे ही 3 फायर किया हमने, 3 के बाद हम 6 फायर कर देंगे। अब देखो ना यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं, यहाँ पे एक आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे, फिर हमने इसको फायर किया, फिर उसके बाद इसको फायर कर दिया, तो बैलेंस हो जाता है। आपके मन में सवाल आएगा कि यार जब ये फायर हो रहा था तो यहाँ पे तो था नहीं फायरिंग, तो यहाँ पे अनबैलेंस नहीं होगा क्या, फोर्स होगा, बट कुछ फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होगा ना, तो उतना तो मैकेनिकल सिस्टम वियर कर पाएगा, इतना कमजोर नहीं होता है कि विद इन सेकेंड टूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द थर्मोस्टेट वाल्व इंजन कूलिंग सिस्टम ऑफ द व्हीकल इज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द ब्लैंक स्पेस अबव। यहां पे आपको फिलअप करना है करेक्ट ऑप्शन, तो कौन सा ऑप्शन होगा आपका, दैट इज रिमेन क्लोज व्हाइल स्टार्टिंग द इंजन फ्रॉम द कोल्ड कंडीशन। अब ये थर्मोस्टेट वाल्व करता क्या है, आपके कूलेंट के फ्लो को रोकता है। ठीक है, जैसे ही इंजन का टेम्परेचर एक सेट लिमिट से ऊपर जाता है, ये कूलेंट फ्लो करवा देता है, कूलेंट यहां से हीट निकाल देता है। अब अगर आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हो, उस समय तो आपका इंजन एकदम ही ठंडा होगा, ऊपर से थर्मोस्टेट वाल्व मान लीजिए कूलेंट फ्लो को अलाउ कर देता है, आपका इंजन और ठंडा हो जाएगा। और वैसे ही स्टार्टिंग में रिच मिक्सचर की जरूरत पड़ती है। क्यों रिच मिक्सचर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो पता चलेगा आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो अगर आपका थर्मोस्टेट वाल्व खराब हो गया तो लग गई आपकी लंका, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है, तो इसका काम होता है टेम्परेचर सेंस करना हमारे इंजन का, जब स्पेसिफिक टेम्परेचर से ऊपर चला जाए तो कूलेंट फ्लो को अलाउ कर देना। तो अगर गाड़ी खड़ी है, ठंडी कंडीशन में है, टेम्परेचर गया नहीं है, तो क्या रहेगा, रिमेन क्लोज रहेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्रेशर कैप ऑन द रेडिएटर। प्रेशर कैप हम क्यों यूज करते हैं रेडिएटर में, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सेकेंड, टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द वैक्यूम इन द सिस्टम। अब मान लीजिए प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा ना यार रेडिएटर में, फिर बॉइलिंग भी हो सकती है, इवेपोरेशन भी होगा, इवेपोरेशन होगा तो वहां पे क्या होगा, बबल्स फॉर्मेशन होने लगेगा, फिर वैक्यूम क्रिएट होगा, ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये क्या करता है, ये हट के प्रेशर को रिलीज कर देता है।
ठीक है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा या 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेडिएटर ट्यूब आर जनरली मेड ऑफ। रेडिएटर ट्यूब किसकी बनी होती हैं भाई? रेडिएटर का काम क्या है? हीट ट्रांसफर करना। ट्यूब्स मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? करेसिव रेजिस्टेंस होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी मस्त होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए ना। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा लग रहा है आपको? ब्रास लग रहा है ना यहाँ पे, तो ब्रास का बना होता है, कॉपर का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 39, जनरली विच वन ऑफ द फॉलोइंग लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज्ड इन द कार, दैट इज द प्रेशर। देखिए बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जहां तक आपको लुब्रिकेंट को पहुंचाना होता है, अगर प्रेशर नहीं रहेगा तो पहुंचेगा ही नहीं ना, तो प्रेशर वाला यूज करते हैं ताकि प्रेशर से भेजो हीट को बाहर निकालो। क्वेश्चन नंबर 40 है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन द डीजल साइकिल आर। अब ये भी कोई पूछने की बात है क्या यार कि थर्मोडायनेमिक साइकिल बताएं? सभी को पता होना चाहिए, दैट इज द 2 आइसेंट्रोपिक, 1 कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 1 कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन, और ये दोनों एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ठीक है, वेरी सिंपल इज दैट। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज 0 सीटेन नंबर। सीटेन नंबर क्यों क्या यूज होता है इसका? कि जो फ्यूल होता है उसकी क्वालिटी मेजर करते हैं ना सीटेन नंबर से। तो ऑप्शन है यहाँ पे अल्फा मेथिल नेप्थलीन। ठीक है, इसका क्या होता है? 0 होता है। एन हेप्टेन का मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, What is the advantage of using octane number fuel in the petrol car? जिसका हाईएस्ट ऑक्टेन नंबर है वो यूज करोगे तो डेटोनेशन या फिर नॉकिंग की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ये सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, होप सो कि आप आंसर कर पाओगे इजिली। सीटेन नंबर इज मेजर एज द इग्निशन क्वालिटी ऑफ द फ्यूल। ठीक है, कि कितना अच्छा सिग्नाइट होगा, जितना अच्छा सिग्नाइट होगा बर्निंग कंबशन उतना अच्छा होगा, फिर जितना अच्छा कंबशन होगा, क्योंकि जो कंप्रेशन सीआई इंजन है वहां पे जो होता है आपको डेटोनेशन होता है वो सडन बर्निंग की वजह से होता है, इग्निशन डिले की वजह से होता है। फ्यूल कलेक्ट हो गया, सडन बर्निंग हो गई। अगर यूनिफॉर्म बर्निंग होगी तो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। ऑक्टेन नंबर ऑफ द आइसो ऑक्टेन कितना होता है? 100 होता है ना। आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर 100 होता है। और 0 किसका होता है ऑक्टेन नंबर? दैट इज एन हेप्टेन ना, एन हेप्टेन, जिसका सीटेन नंबर ज्यादा होता है ना, तो उसका 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एमपीएफआई मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम? कार्बोरेटर नया। अब कार्बोरेटर को ही तो उसने रिप्लेस किया, अब कार्बोरेटर दोबारा लगाओगे क्या उसमें? क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, इन एमपीएफआई सिस्टम द फ्यूल इंजेक्टेड इनटू इनलेट मैनिफोल्ड ना, कहां पे इंजेक्ट करोगे यार? इनलेट मैनिफोल्ड का काम क्या होता है? फ्यूल डालना होता है और क्या काम होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रेशर इन द फ्यूल रेल CRDI कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो वो होता है 100 से लेके 200 मेगा पास्कल तक जनरली, इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द इंजन। तो CRDI डीजल में यूज होता है, MPSI किस में होता है? पेट्रोल या फिर गैसोलीन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, इन स्पार्क इग्निशन इंजन द इंक्रीज ऑफ कंप्रेशन रेशियो विल बी। अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हो आप तो इंक्रीज द नॉकिंग टेंडेंसी, एफिशिएंसी बढ़ती है बट नॉकिंग टेंडेंसी भी बढ़ती है हमारे इंजन की। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नहीं तो हम कंप्रेशन रेशियो बढ़ा बढ़ा के अपनी एफिशिएंसी ही बढ़ा लें, कोई दिक्कत ना हो तब, बट दिक्कत होती है। ऑप्शन क्या है? अरे सॉरी, क्वेश्चन नंबर 49 है, फॉर अ गिवन इंजन सेटिंग एंड द फ्यूल व्हाट इज मींट बाय द हाईएस्ट यूजफुल कंप्रेशन रेशियो? द क्रिटिकल कंप्रेशन रेशियो एबव विच नॉक अकर। अगर उससे ज्यादा कर देते हो तो नॉकिंग हो जाएगी। मतलब ऑप्टिमम कंप्रेशन रेशियो यही है, जितना एफिशिएंसी बढ़ाना है यहीं तक बढ़ा सकते हो कंप्रेशन रेशियो बढ़ा बढ़ा के, अब इससे आगे नहीं जाना है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द करेंट सीक्वेंस ऑफ द कंबशन स्टेज इन द CI इंजन इज। पहले क्या होता है? थोड़ा इग्निशन डिले हो जाता है, इग्निशन डिले की वजह से फ्यूल ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, फिर होता है अनकंट्रोल्ड कंबशन, थोड़ा देर अनकंट्रोल्ड रहेगा, फिर जब बर्न आउट हो जाएंगे एक्सेस फ्यूल तो फिर कंट्रोल हो जाएगा, फिर होगा आफ्टर बर्निंग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 4। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। होप सो कि आपने कुछ सीखा होगा। सीखा है तो लाइक करिए, औरों के साथ शेयर करिए। ये सारे मोटिवेशन के पार्ट होते हैं, आपका अप्रिसिएशन होता है ये। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।